नमस्कार। आदर सहित आप सबका चरण स्पर्श करती हूँ। एक बार फिर से आप सब से अपने प्रथम नाट्य राकुशी देवीज़ के बारे में कुछ बातें कहने के लिए आई हूँ। आशा करती हूँ आप मेरी बात सुनेंगे और मुझे अपना आशीर्वाद ज़रूर भेजेंगे। राकुशी देवीज़, राक्षसी। राकुशी बंगाली शब्द है और इसका अर्थ है राक्षसी। देवी, देवी हिंदी शब्द है, हम सब जानते हैं। और जैसे आप सबको पता चल ही गया है कि दो बहुत ही विरोधाभासी शब्द हैं ये, एक तरफ राक्षसी, एक तरफ देवी, और उन दोनों को मिलाकर यह टाइटल या शीर्षक रखा गया है द राकुशी देवीज़। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों किया गया है कि एक तरफ वह राक्षसी है, एक तरफ वह देवी है, और दोनों जो एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, उन दोनों को मिलाकर एक नाट्य लिखा गया है राक्षसी देवीज़। सर्वप्रथम मैं ये कहूँगी कि जब मैं ये नाट्य लिखने की बात करती हूँ तो ये नाटक मैंने अवश्य लिखा है, किंतु मैं निमित्त मात्र हूँ। इस नाटक को मैं सेल्फ मैनिफेस्टेड आर्ट कहती हूँ। स्वयंभू, अपने आप प्रकट होने वाला नाट्य है ये। क्योंकि जब मैं ये नाट्य लिखने बैठी थी तो मैं बड़ी क्रोधित थी, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा मैं विवेचन नहीं देना चाहूँगी। आगे बढ़ती हूँ। तो जब मैं उस अवस्था में थी जिसमें मुझे लग रहा था कि इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाना चाहिए और होता है, कभी कभी हम इतने क्रोधित हो जाते हैं कि हम सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं। तो मैं उस बात को आप सबके समक्ष ज़रूर रखूँगी कि हाँ, मुझे अमर्यादित मात्रा में क्रोध आ रहा था, और उसमें से यह 3 देवियाँ निकली और मुझे स्वयं भी समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से इनका जन्म हो गया, किंतु हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कथानक का प्रयोजन क्या है। सर्वप्रथम इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार की ऊर्जाएं हैं जो एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। एक जिसे हम पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत ही पवित्र ऊर्जा कहते हैं। एक होती है नेगेटिव ऊर्जा, जिसको हम बहुत ही मलिन ऊर्जा कहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ, ये वर्षों वर्षों से लोगों को ज्ञात है। तो जब ये 2 ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं तो विस्फोट होता है, और ऐसा ही विस्फोट हुआ जब महाकाली दानवों से टकराई। भयंकरी बनकर, रक्त भैरवी बनकर उन्होंने दानवों का संहार करना शुरू कर दिया, और तब बन गई वो उनके जैसी डेमोनेस, जिसको राक्षसी कहते हैं। वो अवतार, वो भयंकरी का अवतार लेना आवश्यक था। क्यों था? क्योंकि जब तक आप उस अवतार में नहीं आ जाते तब तक आप उस लाइन ऑफ लिमिट को, उस रेखा को नहीं पार कर सकते, जिसको पार करने के पश्चात ही आप राक्षस का वध कर सकते हैं, उस नेगेटिव एनर्जी का वध कर सकते हैं। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी अच्छाई को, आपकी पॉजिटिविटी को आपको छोड़ देना चाहिए, नहीं। महाकाली पॉजिटिविटी का, पवित्र ऊर्जा का भंडार है, ये हम सब जानते हैं। किंतु जब उन्होंने दानवों का संहार करना शुरू किया तो इतना भयंकर स्वरूप क्यों लिया? ये एक बहुत बड़ी रिसर्च का विषय है, अनुसंधान का विषय है मेरे ख्याल से। क्यों वो देवी बनकर ही जाती और देवी बनकर ही उसका संहार करती? उनको महाकाली स्वरूप लेने की क्या आवश्यकता थी? तो जब तक आप अपनी सीमा रेखा में हैं,
तब तक आप मर्यादित हैं। और अपनी मर्यादा में रहकर आप वह भयंकर युद्ध नहीं खेल सकते, नहीं लड़ सकते हैं जिसमें आपको आवश्यकता है अपने क्रोध को बाहर लाने की। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एंगर इज़ अ नेगेटिव इमोशन। मैं भी मानती हूँ क्रोध सही नहीं है। क्रोध एक खुद अपने आप में एक नेगेटिव इमोशन है। आयर इज़ अ वेरी डिस्ट्रक्टिव फोर्स। लेकिन उसके बावजूद भी माता ने अपने भीतर के क्रोध को काली बनाकर प्रत्यक्ष दानवों का संहार करने के लिए उन्हीं के भांति गर्जना करके उनका वध किया। और उन्हीं का स्वरूप लेकर दानव किसका भोजन करते हैं? मांस, रक्त। अपनी रक्त जोगिनियों को उत्पन्न किया माँ ने, और वो रक्त पीने लगी। और उनकी रक्त पिपासा शांत करने के लिए हमें पता है माँ ने खुद अपना मस्तक बलिदान दिया था। तो ये एक बहुत मेरे लिए अनुसंधान का विषय, रिसर्च का विषय है कि क्यों। तो क्या इसका अर्थ ये है कि नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए हमें नेगेटिव बनना है? हमें नेगेटिव नहीं बनना है, किंतु अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जिसको संतुलित मात्रा में यदि ना रखा जाए तो वो नेगेटिव अवश्य हो सकती है। उस ऊर्जा की सहायता से हमें कभी कभी धर्म युद्ध लड़ने पड़ते हैं। अब ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ अ मैन और वुमन। व्यक्ति विशेष, किसी भी व्यक्ति ने, जो मैं अभी कह रही हूँ, कभी ना कभी उसके जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे वो अति क्रोधी हुआ है या हुई है, और उसको लगता है कि बस संहार के बिना फिर से रिक्रिएट करना पॉसिबल नहीं, संहार के बिना पुनः जन्म नहीं हो सकता, पुनः शांति प्रस्थापित नहीं हो सकती। एक युद्ध तो खेलना ही पड़ेगा, एक महाभारत तो होनी ही। अब एक बहुत ज़रूरी बात इस नाट्य को लेकर, कि जब हम मर्यादा की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि मर्यादा शब्द का प्रयोग बहुत लोगों ने इसीलिए भी किया है कि वो स्त्रियों के लिए एक सीमा रेखा खींच दे। यह भी इस नाट्य का दूसरा बड़ा विषय, एक सीमा रेखा खींच दे और उनको ये कह दे कि ये तुम्हारी मर्यादा है, जबकि लाइन ऑफ लिमिट और मर्यादा में बहुत फ़र्क है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अंग्रेज़ी शब्द लिमिट मर्यादा नहीं है, लेकिन कुछ महोन्नत आत्माओं ने रामायण के उस प्रसंग को जिसमें लक्ष्मण जी रेखा खींचते हैं सीता जी के लिए और उनको कहते हैं ये आपकी सीमा रेखा, इसे पार न कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि रावण आकर आपको हर न जाए। यह उसमें, यह आइडिया, यह विचार उसमें सम्मिलित है। लेकिन जब हम यह कथानक स्त्रियों को सुनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये मर्यादा है। देखो, सीता जी ने मर्यादा को पार किया, इसलिए उनका हरण हुआ। उन्होंने किसी भी मर्यादा को कभी भी पार नहीं किया है। यह हमें पहले ज्ञात होना चाहिए कि रामायण का इंटरप्रिटेशन नहीं, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। जब हमसे कोई ये कहता है कि सीता ने अपनी मर्यादा पार की, सीता ने अपनी कोई मर्यादा पार नहीं की है। वह रेखा पार की थी, और वो भी गलती से, भूलवश। भूलवश कोई व्यक्ति कुछ भी करे तो वह पाप नहीं होता और उसका प्रायश्चित भी संभव है। अगर वो दिल से प्रायश्चित करे तो उसको ईश्वर तक क्षमा कर देते हैं। ये हमारी रिलीजियस बुक्स में, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में, ये हमारे ग्रंथों में बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा गया है, जो हमें नहीं कहा जाता है। तो हमें कुछ महोन्नत आत्माएं वो समझाने की कोशिश करती हैं जो कदाचित उनको
अपने फायदे के लिए समझकर हमें बताना है। तो सर्वप्रथम मैं ये कह दूं कि यह प्ले उस बात को खंडित करता है। दूसरी बहुत बड़ी बात, स्त्रियों को जब हम एक रेखा देते हैं और उसके अंदर उसको रहकर अपना सब कुछ करना होता है, तो यह नाट्य उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अपनी सीमाओं में रहकर क्यों उनको ही सीमाओं का ध्यान रखना है, अपनी सीमाओं में रहकर ही क्यों कार्य करना है, क्यों मैं ये सीमा लांघ नहीं सकती। अभी आजकल के समाज में स्त्रियों ने बहुत सारी सीमाएं लांघी हैं, अगर नहीं लांघी होती तो कदाचित वो अभी भी उसी अवस्था में होती जिस अवस्था में वर्षों पहले वो थी और प्रताड़ित की जा रही थी, ये सब जानते हैं। लेकिन उस सीमा रेखा को यदि कभी कोई स्त्री पार करती है तो क्या उसमें पुरुष का कोई हाथ नहीं होता? यह प्रश्न चिन्ह इस नाट्य में लगाया हुआ है। और यदि पुरुष का भी उस स्त्री की सीमा रेखा को लांघने में बराबर का हाथ है तो फिर प्रश्न केवल स्त्री के ऊपर क्यों, उसके चरित्र के ऊपर क्यों? तीसरी सबसे बड़ी बात जो इस नाट्य के द्वारा दर्शाई गई है, मैं कहूँगी प्रश्न किया गया है कि जब एक स्त्री, मैं स्त्री हूँ इसलिए मैंने स्त्रियों के विषय में उनकी सोच को सामने रखा है, तो जब एक स्त्री अपने आप में स्वतंत्र होकर कोई भी कार्य करने की चेष्टा करती है तो उसका केंद्र बिंदु पुरुष है, यह समाज क्यों सोचता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न राकुशी देवी में है। अब क्योंकि मैं स्त्री हूं, मैंने स्त्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी विचारधारा को सामने लेकर आया, परंतु मैं शुरुआत में ही कह चुकी हूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनर्जीज है। दो बड़ी ही विरोधाभासी ऊर्जाएं जब एक साथ आती हैं तो क्या होता है? विस्फोट होता है। तो यह प्रश्न कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कर सकता है कि यदि मैं अपने बल पर कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम्हें क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उसके केंद्र बिंदु हो? यदि मैं कोई भी कार्य करता हूं तो तुम्हें हराने के लिए करता हूं, यदि मैं कुछ भी करती हूं तो तुम पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए कर रही हूं, यदि मैं कुछ कहती हूं या कहता हूं तो तुम्हें ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि वह तुम्हारे लिए है? वह एक स्वतंत्र अभियान भी तो हो सकता है जो व्यक्ति केवल अपने लिए कर रहा है, लेकिन लोग ऐसे हैं जो अपने अपने तरीके से यह प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा में, जो सत्यम वद धर्मम चर की ऊर्जा में है, वह कोई कार्य कर रहा है तो उसका केंद्र बिंदु केवल और केवल वह नेगेटिव ऊर्जा है। वह ऊर्जा है जिसको समक्ष रखकर उसका पूरा केंद्र उसी व्यक्ति विशेष या उसी ऊर्जा के इर्द गिर्द घूमता है। कदाचित मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। यदि इस पर कोई प्रश्न है तो कृपा करके आप मुझे लिख सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। यदि एक स्त्री एक पुरुष से विभाजित हो चुकी है, डिवोर्स ले चुकी है, और उसके बाद वह अपना कुछ इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से शुरू करना चाह रही है, तो सबसे प्रथम हमारी महान सोसाइटी के महोन्नत लोग आकर उसके समक्ष इस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे जैसे कि वह स्त्री यह इसलिए कर रही है कि वह मुंह तोड़ जवाब दे सके कुछ लोगों को। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। हम कौन होते हैं ये निर्णय लेने वाले कि वह ये कर रही है क्योंकि वह एक व्यक्ति को हराना चाहती है, वह एक व्यक्ति से बदला लेना चाहती है,
ऐसा भी तो हो सकता है कि वह उस व्यक्ति को अपने जीवन में दोबारा नहीं लाना चाहती है, उसे भूल जाना चाहती है, और इसलिए वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर रही है। तो रकुशितिविस में यह जो पुरुष प्रधान समाज है, जो स्त्रियों को इस तरह की एक इम्प्लिसिट मर्यादा जो दिखाई नहीं देती किंतु है, इस मर्यादा का प्रश्न चिन्ह लगाकर इस मर्यादा का विरोध करती है। और मैं बार बार मर्यादा इसलिए कह रही हूँ कि ये शब्द मेरा नहीं है, ये शब्द उन लोगों का है जो लाइन ऑफ लिमिट, रेखा खींचकर उसको मर्यादा का नाम देते हैं, मर्यादा के नाम से उसको संपादित कर रहे हैं पूरी सोसाइटी में, और हम मान भी रहे हैं। ये मर्यादा नहीं है। मर्यादा वो है जो माता सीता ने रामायण में हमें समझाई है कि एक स्त्री है अनुगामिनी, अपने पति के साथ साथ चलना, उनका साथ निभाना एक स्त्री के लिए बड़े गर्व की बात होती है। यह है मर्यादा। तो उस मर्यादा को इस मर्यादा से कोई लेना देना नहीं है। तो रकुशीज में यह प्रश्न बड़े ही सशक्त रूप से, स्पष्ट रूप से उठाया गया है, और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपने निर्णयों को लेने के लिए, यह बात कही गई। कोई भी व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि अपना केंद्र बिंदु किसी दूसरे व्यक्ति को बनाकर ही कोई कार्य कर रहा है। तो ऐसे अजम्पशंस, ऐसे प्रिजम्पशंस, ऐसे निर्णय हमें नहीं लेने चाहिए किसी व्यक्ति को देखकर। उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसको अपनी मर्यादाएं खुद निर्धारित करने का अधिकार देना, उस व्यक्ति का सम्मान करना है। और इसीलिए ये प्ले मेरे लिए बहुत खास है। जब हम किसी भी व्यक्ति से बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकतवर होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं किसी भी मामले में, तो हम ये मानते हैं कि हम उन्हें मर्यादित कर सकते हैं। क्यों, किस लिए, किस तरह से मर्यादित कर सकते हैं? फ्रीडम इज द बर्थ राइट। लोग स्वतंत्रता को लेकर पैदा हुए हैं इस संसार में। आप कौन होते हैं किसी की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले? क्योंकि आप उनसे पैसों के मामले में अधिक बलवान हैं, आप उनसे स्टेटस के मामले में अधिक बलवान हैं, आप उनसे शारीरिक बल में अधिक बलवान हैं। किस मामले में आप अधिक बलवान हैं ये आप सिद्ध करना चाहते हैं, और जो व्यक्ति सिद्ध करना चाहता है वह उस नेगेटिव एनर्जी में है जिसका पूर्ण रूप से पॉजिटिव एनर्जी को विरोध करना चाहिए। अब मुझसे बार बार जो फाइनल प्रश्न पूछा जाता है, मैं उसका जवाब दूंगी कि ये फेमिनिस्ट प्ले है। बिल्कुल है, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ और मैंने देखा है कि किस तरह पुरुष प्रधान समाज एक लाइन ऑफ लिमिट खींच देता है और औरतों को उसके अंदर सब कुछ करना है, और अगर वो उनके कहने पर भी उस लाइन ऑफ लिमिट को, उस मर्यादा, उस रेखा को, सीमा रेखा को, मैं मर्यादा की रेखा अब नहीं कहूँगी उसको, सीमा रेखा को वो पार करने की कोशिश करती हैं और कर लेती हैं, तो भी उनके चरित्र पर तरह तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। इसलिए यह प्ले बिल्कुल एक फेमिनिस्ट प्ले है, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करती। किंतु इसके साथ साथ रकुशीज में दो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं को केंद्रित करके एक जो बैटल ऑफ ईगो होता है, एक लड़ाई होती है, घमासान होता है, वह भी दर्शाया गया है। और वह किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी भीतर एक नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन अगर आपके भीतर वो नेगेटिव एनर्जी है तो फिर उस नेगेटिव एनर्जी का खंडन होना, उस नेगेटिव एनर्जी का डिस्ट्रक्शन होना पूर्ण रूप से आवश्यक है। और यही इस प्ले का मुख्य विषय है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अब मुझसे और एक प्रश्न जो पूछा गया है
कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनर्जी और आप कहती हैं कि ये एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी स्त्री में भी हो सकती है और पुरुष में भी हो सकती है, बिल्कुल मैं कहती हूँ, तो आपने अपने प्ले में फिर मैन 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 को क्यों केंद्र बिंदु रख के मैन को नेगेटिव और वुमन को पॉजिटिव एनर्जी में डाला है? सबसे पहले ये फेमिनिस्ट प्ले है, मैं बोल चुकी हूँ, विमेन सेंट्रिक है, स्त्रियों के दृष्टिकोण से लिखा गया है और इसीलिए ये किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैस्कुलाइन एनर्जी को आप समझें। मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, ये मैन और वुमन नहीं होता, ये एनर्जी किसी के भी अंदर होती है। लेकिन उसको मैस्कुलाइन क्यों कहा गया है, ये प्रश्न मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आज आपको ये भी बता देती हूँ। उसको मैस्कुलाइन इसलिए कहा गया है कि पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले एक अग्रेशन, एक एंगर, जिसको हम कहते हैं एक रुद्रता, रुद्र स्वरूप ज़्यादा मात्रा में होता है और ये हमें पता है। ये हम अगर ये कहें कि ये गलत बात है तो मैं उस बात को नहीं मानूंगी। ये हमें पता है, ये सत्य है। और स्त्रियों में वो रुद्र रूप, जो शिव का रुद्र रूप है, वह उनके अंदर, उनके भीतर होता है, जिनको उजागर करना पड़ता है। कभी कभी वो पुरुषों से भी अधिक अग्रेसिव हो जाती है, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन इट इज़ इन द डोमिनेंट स्टेट, वो भीतर होता है और उसको ऊर्जाओं को केंद्रित करके स्त्री को जगाना पड़ता है, जैसे महाकाली ने जगाया और उन्होंने दानवों का नाश किया। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है समझने की कि इसीलिए उसको मैस्कुलाइन एनर्जी कहा गया है। अब वो मैस्कुलाइन एनर्जी मुझ में भी हो सकती है। अगर मैं धर्म को न मानूं, अगर मैं सत्य को न मानूं, अगर मैं ये समझूं कि इस संसार का केंद्र बिंदु केवल और केवल पैसे कमाना है, नाम कमाना है, स्टेटस कमाना है, मुझ में भी वो मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो मुझे भी किसी फेमिनाइन एनर्जी की, फेमिनाइन एनर्जी प्रकृति को दर्शाती है। इट रिप्रेजेंट्स द मदर नेचर, जो बहुत हमें ठंडक पहुंचाती है, हमारा लालन पालन करती है और हमारे अंदर इमोशंस, फीलिंग्स ये भरती है, ताकि हम हंसना सीखें, हम रोना सीखें, हम मानवीय बने। तो ये 100%, ये डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि राकुशीज़ में जब आप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह बिल्कुल जेंडर डिस्पैरिटी और जेंडर बायस को नहीं सामने लेकर आता है। ये केवल और केवल ऊर्जाओं की लड़ाई है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ऊर्जा की। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही अलग प्रकार की कोशिश है मेरी। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता। मैं कहूँगी कि हर एक व्यक्ति में दो व्यक्ति होते हैं और उन दोनों व्यक्तियों का समन्वय कभी कभी परिस्थितियों के हिसाब से होना ज़रूरी है। आज आपने देखा है, मैंने पूरे लेक्चर में अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया। और क्यों किया है? क्योंकि दो बहुत ही अलग अलग ट्रेडिशन है, कल्चर है, दो बहुत ही अलग अलग संस्कृति है, किंतु दोनों का एक समतोल, समन्वय हमारे जीवन को प्रगति की तरफ ले जा सकता है। ये मेरा पहले भी मानना था, आज भी मानना है और आगे चलकर भी मैं यही मानूंगी। तो मेरे लिए हमेशा मॉडर्न सीता का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, उसके बारे में मैं फिर कभी बोलूँगी। तो जी हाँ, राकुशीज़ एक ऐसा प्ले है, एक ऐसा नाट्य है जो बहुत सारे प्रश्न लेकर आया है। और आप जब इस नाटक को पढ़ेंगे तब आपको यह ज्ञात होगा कि किस प्रकार से कभी कभी हमें
रौद्र स्वरूप धारण करना पड़ता है और तभी लोग समझने लगते हैं कि हम क्या हैं। और जब तक हम नहीं धारण करते हैं तब तक लोगों को लगता है कि हम बस वो हमारे साथ कैसा भी बर्ताव करें और हम शांत बैठे रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। और जवाब है राकुशीज़ उन सभी पुरुषों को जो ये समझते हैं कि स्त्रियों को एक हम रेखा के भीतर कैद करके रखेंगे और उनको बार बार ये कहेंगे कि तुम अगर इस रेखा के भीतर रही तो तुम एंजल हो, तुम एक बहुत अच्छी भोली लड़की हो, और अगर तुम इस रेखा से बाहर निकल गई तो तुम भूतनी हो। तो मैं कहूँगी ये भोली और भूतनी का बड़ा ही अजीब सा समन्वय है, क्योंकि मैं खुद भी लोगों से कहती हूँ कि एक स्त्री को केवल भोली न समझे, वो अगर होना चाहे तो बहुत बड़ी भूतनी बनकर आ सकती है। स्त्रियस्य चरित्रम च पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। और बड़े ही महान गुरु मेरे जीवन में आए हैं जिनको मैंने अपने तरीके से इस नाट्य के द्वारा कुछ उत्तर देने का प्रयास किया है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह नाट्य पसंद आएगा, आप इसको पढ़ना चाहेंगे, और मैं अनुग्रहित होंगी अगर आप राकुशीज़ को अपना प्यार दें। धन्यवाद।